नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बीपीएससी संग्रह वाली सीरीज में। और आज हम आपके साथ हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ, जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 5। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये जो सीरीज हमारा है इसमें केवल हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि पीवाईक्यू बेसिस पे जो हम लोग जो थीम है, इम्पोर्टेंट थीम्स जो बीपीएससी बार बार पूछती है, उनका हम लोग बैकग्राउंड रिसर्च करके भी आपको बताते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा है, तो बार बार अगर क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन से और आगे सवाल क्या बन सकता है वो भी आपको हम यहाँ बना के दिखाते हैं, उसके बारे में फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। तो ये एक तरीका हमारा इसको डील करने का, और ये एक कंप्रीहेंसिव रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो हम लोग को पता है कि समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो जो इतिहासकार थे वीए स्मिथ ने कहा था। वीए स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। ये गुप्त काल के शासक थे, और प्रयाग प्रशस्ति जो है, इलाहाबाद के जो पीरियड इंस्क्रिप्शन है, वो इन्हीं का लिखवाया हुआ है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन है, वो समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाया गया है। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और ये किसका था? ये अशोक का पीरियड था। किसका था? अशोक का था, जिसपे समुद्रगुप्त का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, और बाद में इसमें जहांगीर का भी नाम लिखा हुआ है। तो इसमें 4 लोग का नाम है। अशोक का नाम है, उसकी रानी कारोबाकी उसका नाम है, समुद्रगुप्त का नाम है, और जहांगीर का नाम। ठीक है, ये लिखा था हरिसेन ने। ठीक है, भारत का नेपोलियन से किसने कहा है? वीए स्मिथ ने कहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो मिलिट्री कैंपेन था, वो लगभग इन्होंने कोई बैटल नहीं हारा था, और नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इनका एक बहुत बड़ा इनका जो साम्राज्य था। ठीक है, हम लोग अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य इनके अंदर में उस समय समुद्रगुप्त के अंदर में था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने कुछ उपाधि भी ली थी, जैसे कविराज। ठीक है, एक अच्छे पोएट भी थे, वीणा बजाते थे ये। ठीक है, कविराज की उपाधि ली थी, परम भागवत की उपाधि ली थी। तीस तरह से सर्वराज्योच्चता, इसकी उपाधि भी ली थी। तो इसे हम लोग को ध्यान रखना है। ये एग्जाम्स में हमारे पास ये फैक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से हम लोग को ये सब फैक्ट्स हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने बड़े भाई की हत्या के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन सा गुप्त शासक बैठा था? हु गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? तो ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त सेकंड थे। बैकग्राउंड स्टोरी का क्या है कि इनके जो भाई थे रामगुप्त, ठीक है, इनके समय शकों का हमला हुआ। शकों का, ठीक है, तो शकों का हमला हुआ, तो ये उसमें पराजित हुए, ठीक से उनका सामना नहीं कर सके, और शकों ने उनकी जो वाइफ थी उनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, ध्रुव देवी उनका नाम था। तो उन्हीं को बचाने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड जाते हैं, उनको बचा कर लाते हैं, उनसे मैरी करते हैं, उनसे शादी करते हैं, और इनकी हत्या करके गद्दी बैठ जाते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, नपुंसक शासक थे। क्या थे? इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही वाज अ इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में हमारे पास कुछ फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो ये बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि क्या उसमें हुआ था। तो ये इनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इनके बारे में हमारे विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से इनके बारे में पता चलता है। और खास करके वही जो कहानी आपको बताए रामगुप्त के बारे में, कि शक जो शासक थे उनके सामने अपनी पत्नी को हार गए थे वो। ठीक है, जब चलिए इन्होंने सकारी की उपाधि ली थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप लोग शकों को पराजित किया था, और उपाधि ली थी सकारी की। सकारी की उपाधि ली थी, सकारी। ठीक है, अब देखिए इसमें याद करने वाला और क्या क्या है। इसके अलावे सकारी की उपाधि सबको पराजित किया। दूसरा, दिल्ली में जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है महरौली में, वो भी इन्हीं का बनाया हुआ, इन्हीं के समय का है। ठीक है, इन्हीं के समय में फाहियान जो है वो विदेशी यात्री आए थे भारत। ठीक है, ये मैट्रिमोनियस अलायंस भी किए थे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब से, नागा से किए थे, वगाटका से किए थे। ठीक है,
और वकाटका के जो प्रभावती गुप्त इनकी बेटी है उसको वकाटका शासक से इसके साथ शादी करके अपना डेक्कन में प्रेजेंस को मजबूत कर लिए थे। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन जारी करने वाले पहले ये शासक थे। इसके अलावा इनके दरबार में क्या था, नवरत्न भी था, 9 जेम्स, मतलब 9 स्कॉलर्स थे, ये ध्यान रखना है। मेन कैपिटल का पाटलिपुत्र था और सेकंड कैपिटल का उज्जैन था। तो ये सब फैक्ट्स इनके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि गुप्ता साम्राज्य लगभग इतने बड़े साम्राज्य में था। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है इनके बारे में, जो चीजें हैं एग्जाम्स में आ सकती हैं। द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड द हूनों को हराने वाले गुप्त शासक कौन थे? ये थे हमारे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो थे वो हूनों को हराए थे, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, किससे? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने शकों को पराजित किया। ठीक है, शकों को नहीं, माफ कीजिएगा, हूनों को। किसको? हूनों को। हूनों को पराजित किया, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने एक उपाधि ली थी क्रमादित का, ये भी ध्यान रखेंगे, क्रमादित का उपाधि लिया था इन्होंने। ठीक है, हूनों को हराया था और पुष्यमित्र कन्फ्लिक्ट भी, पुष्यमित्र नाम का ट्राइबल ग्रुप था, उनसे भी इनका कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, अब देखिए भीतरी पिलर में इन्होंने हूनों को हराया, इसके बारे में जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरी पिलर अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में जिक्र कल आपको बताया था हमने कि सुदर्शन लेक के रिपेयर में स्कंदगुप्त के समय वहां का एक जो प्रणदत्त और उसका बेटा चक्रपालिता जो था वो रिपेयर करवाया था सुदर्शन लेक को। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में जिक्र है, स्कंदगुप्त के बारे में, कि उस समय का जो इनका गवर्नर था प्राणदत्त और चक्रपालिता, जिन्होंने सुदर्शन झील को रिपेयरिंग करवाया था। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी, इसमें भी इनका नाम है और इंदौर कवर प्लेट में भी इनका जिक्र किया गया है। तो इस तरह से इन चारों जगह इनका जिक्र किया गया, इसको हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was not an आचार्य in the नालंदा विश्वविद्यालय? अब देखिए, एक क्वेश्चन बीपीएससी एडीओ में पूछा था, इसी टाइप पूछा था कि एक नाम दिया गया था, पूछा गया था कि ये कहाँ पढ़ाते हैं, ये कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो उसमें अतीश दीपांकर का नाम दिया गया था, अतीश दीपांकर, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और वो खुद नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ठीक है, वो यहाँ के एलुमनाई थे और वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। अब यहाँ पूछा गया है कौन आचार्य नहीं थे, तो हम लोग को पता है कि ये कौटिल्य जो थे वो नहीं थे, कौटिल्य बहुत पहले के थे, और बाकी नागार्जुन, शांतरक्षित और शीलभद्र वहाँ के आचार्य थे। तो हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में और कौन कौन सी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस एक हमारे लिए क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्थापना कब हुई थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, जिसने उपाधि ली थी चक्रादित्य का। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। ठीक है, वापस से इसको रिवाइव किया था स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण के बाद। फिर हर्षवर्धन ने भी इसको 100 गांव डोनेट किए थे। ठीक है, और धर्मपाल देवपाल जो पाल शासक थे, इन्होंने भी इसको काफी संरक्षण दिया था। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो बालपुत्र देव है, जो शैलेंद्र वंश का जो जावा का शासक है, उसने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनाई थी। इसी के लिए यहाँ के जो देवपाल शासक थे उनसे 5 गांव मांगा था। 5 गांव का जो रेवेन्यू, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ मोनेस्ट्री बनाएंगे। नालंदा कॉर्पोरेट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो शैलेंद्र डायनेस्टी के जो बालपुत्र देव, उन्होंने देवपाल के मदद से 5 गांव के मदद से यहाँ पे मोनेस्ट्री बनाई थी, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, जो हमारे विदेशी यात्री है वेनसांग और इत सिंह, वो लोग भी यहाँ पर आकर के पढ़े थे, यहाँ रुके थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी चर्चा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पे आए थे और इनके बारे में लिखा था कि कैसा था वो यूनिवर्सिटी, कहा कैसा इसकी पढ़ाई थी, कहा क्या क्या इसके बारे में जो जानकारी वो देते हैं। इसके बाद देखिए आचार्य शीलभद्र के बारे में देखिए। शीलभद्र यहाँ के क्या थे? यहाँ के वाइस चांसलर, वीसी थे यहाँ के। और इन्हीं के अंदर जो हमारा ये जो यात्री वेनसांग है, इन्हीं के अंदर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। तो ध्यान रखेंगे, जो वेनसांग है, वेनसांग आचार्य शीलभद्र के अंदर ही वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। सीलबद्ध यहाँ के वीसी थे। इसके अलावा कौन कौन आचार्य थे? आचार्य नागार्जुन थे, आर्यदेव थे, शांत रक्षित थे और चंद्रकीर्ति थे। तो ये सब भी अलग अलग बुद्धिज्म के फिलोसफी के कोई मध्यमिका कार्य नागार्जुन, ठीक है, और उसके बाद शांत रक्षित थे, वो मोनेस्टिक ऑर्डर के थे। तो अलग अलग फिलोसफी के अलग अलग स्कॉलर्स थे। ध्यान रखना है कौन कौन थे। सीलबद्ध वीसी थे जिन्होंने वेदांत को पढ़ाया था। उसके बाद आचार्य नागार्जुन थे जो मध्यमिका कार्य के थे फिलोसफर, फिर आर्यदेव थे, फिर शांत रक्षित थे और फिर चंद्रकीर्ति थे। ठीक है, नागार्जुन, आर्यदेव, शांत रक्षित और चंद्रकीर्ति, ये लोग भी थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन कौन वहां पढ़ाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाहियान विदेशी यात्री के बारे में, फाहियान वाले चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया एंड द रीजन ऑफ हर्षा। जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे। वेन सांग बजे चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया। जी नहीं, इसको अब पलट दिया गया, इसको चेंज कर दीजिए। चंद्रगुप्त टू के समय ये आए थे और हर्षवर्धन के समय ये आए थे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि ये लोग कब आए थे और क्यों, इनके बारे में हम लोग को जाना जरूरी है। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है जो भारत में आए थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। हालांकि चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं गए थे ये, चंद्रगुप्त का नाम भी कहीं नहीं लिया है, कहीं इन्होंने इसका नाम लिया, इसका मतलब उनके दरबार में नहीं गए थे, लेकिन उसी समय आए थे, उसी पीरियड में आए थे। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इनका मेन काम था विनय पिटक जो था उसका जो मेन कॉपी है उसको तलाशना। ठीक है, और फोक क्यूब के नाम से उन्होंने अपना ट्रेवलॉग लिखा है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। और ये जो इनका जर्नी था ये भी बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कहाँ कहाँ वो गए थे। ठीक है, फिर वो सी रूट से अलग अलग श्रीलंका गए, फिर वापस चाइना चले गए थे। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है यहीं से वो निकले थे, जहाँ श्रीलंका गए फिर अपने देश चले गए थे। तो दो जगह गए थे, श्रीलंका गए थे और फिर जावा गए थे, जावा। तो ताम्रलिप्ति पोर्ट से ही वो श्रीलंका और जावा गए थे। ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है इसके बारे में। और आप देख रहे हैं कि जिस जिस जगह वो गए थे सब बुद्धिज्म से रिलेटेड जगह है। पेशावर, तक्षशिला, सगाला, मथुरा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फुकुकी के बारे में भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि फुकुकी इनके पुस्तक का नाम है, मतलब जर्नी के जो लिखे थे मेमोर उसका नाम है। अब देखिए वेनसांग के बारे में, देखिए वेनसांग जो है वो ये यहाँ पे जो दिया है ये फाहियान के बारे में। ठीक है, ये पूरा ये फाहियान के बारे में है, तो गलती से इसमें थोड़ा सा आ गया है। ठीक है, वेनसांग के बारे में देखते हैं। ये हर्षवर्धन के समय आए थे, हर्षवर्धन के समय आए थे और लगभग 13 से 14 साल यहाँ पे रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, तो ही स्टडी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार में इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे साउथ की तरफ गए थे, कांची, कांची में जो राजधानी थी नरसिंहमल्ल का, वहां भी गए थे, वहां भी घूमे थे। और इनके ट्रेवल और इनके पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। ठीक है, और ये हून रूलर जो मिहिर कुल उसके बारे में भी लिखते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, तो इन्होंने भी काफी डिटेल में लिखा है बुद्धिज्म के बारे में, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ आए थे? पेशावर से आए थे, तक्षशिला का वस्तु कहाँ कहाँ गए थे और फिर अंत में श्रीलंका और जावा चले गए थे। ठीक है, चलिए सी यू की ध्यान रखना है, इनकी जो ट्रेवलॉग इसका नाम था सी यू की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पोर्ट से, बंदरगाह। गुप्त काल के बंदरगाह कौन कौन थे जहां से उत्तर भारत से पार होता था? फॉलोइंग पोर्ट्स इन द गुप्ता पीरियड, जहां पे नॉर्थ इंडियन ट्रेड होता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से मोर देन वन अबव। ठीक है, हमने देखा ताम्रलिप्ति, जहां से जो चीनी यात्री श्रीलंका जावा गए थे वहां से भी होता था, बंगाल के पास था, बरोच गुजरात के पास यहाँ से भी होता था, कल्याण, कैम्बे, इन सब जगहों से उत्तर भारत का व्यापार होता था। तो ये एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, हम लोग तुरंत रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन है। ठीक है, अब देखिए ताम्रलिप्ति बंगाल में है, जहां से लोग श्रीलंका और जावा की तरफ जाते थे, श्रीलंका और जावा की तरफ व्यापार करते थे हम लोग। अब देखिए अरिकामेडू पौंडीचेरी के पास है, जहां से रोम से व्यापार करते थे हम लोग। कोरकई तमिलनाडु के पास है। ठीक है, मुजरिस केरला, यहाँ हम लोग इंडो रोमन ट्रेड होता था यहाँ पे स्पाइसेस का।
पुहार तमिलनाडु या कावेरीपट्टनम, देखिए पुहार यहाँ पे है, इसे हम लोग यहाँ से भी साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करते थे। भरौंच या बेरी गाजा यहाँ पे हो गया, गुजरात से यहाँ पे ट्रेड होता था। और यहाँ पे कल्याण, सोपार यहाँ पे कल्याण भी यहीं पे है, कल्याण जहाँ से हम लोग ट्रेड करते थे। तो ये जो चारों जगह है, कल्याण ये हो गया महाराष्ट्र, ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल, बरौच गुजरात और खंबात ये भी गुजरात, ये सबसे हम लोग खंबात से भी ट्रेड करते थे। खंबात की खाड़ी ये है, खंबात से हम लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। चलिए, लोथल जो है वो तो हमारा पोर्ट था ही पहले से। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पोर्ट से ट्राई करते पोर्ट्स ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्ता पीरियड, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमरकोश, ये अमर सिंह ने लिखा है। अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने 12 तरीके की भूमि का जिक्र किया है, 12 टाइप्स ऑफ लैंड। उसमें से देखना है हम लोग को इसमें से कौन कौन सा है, कौन किसको मैच करता है। उर्वरा उपजाऊ सही है, मरु मरुस्थल सही है, सादवाला घास युक्त सही है, देव मातिका वर्षल से ये सही है, मतलब ये सही है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे तो केवल 4 के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने 12 के बारे में जिक्र किया है, 12, तो बाकी के 8 क्या क्या है उनको भी देखना जरूरी हम लोग के लिए है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो अमर सिंह जो है, अमरकोश में अमर सिंह ने लिखा है 12 तरह की जमीन के बारे में, उनके फर्टिलिटी और उसके हिसाब से। देखिए उर्वरा जो है ये हो गया आपको फर्टाइल लैंड जहाँ पे खेती कर सकते हैं। उशरा जो हो गया बैरन से लैंड, मतलब बंजर लवण युक्त भूमि, क्षारीय भूमि, बैरन हो गया उसरा। मरु मतलब मरुस्थल, एरिड लैंड। अपराता मतलब फैलो या वेस्ट लैंड, इसको यूज नहीं करते हैं। परती भूमि कह सकते हैं। शादोला मतलब घास वाला, ग्रासलैंड टाइप का हो गया। पंकीला, पंक मतलब संस्कृत की अगर बात करें हम लोग, अगर आपने पढ़ा होगा तो संस्कृत में पंक मतलब होता है कीचड़, मड, कीचड़। तो मडी या मार्सी लैंड पंकीला हो गया। अब देखिए जल प्रयाम नाम मतलब स्वैम्पी लैंड, जल से घिरा हुआ। कच्छ मतलब ये जल के आसपास का इलाका, सब कच्छ हम लोग बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ। सरकरा मतलब ये पत्थर नुमा, पत्थर से भरा हुआ, ककड़ी कंकर बजरी रोड ये हो गया। सर्गवती यानी रेतीली भूमि। नदी मित्रिका मतलब नदी के आसपास का भूमि। और देव मित्रिका मतलब रेन, देव मतलब देव के द्वारा वर्षा किया गया, देव मित्रिका रेन वाला जो है लैंड वो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें अमरकोश में अमर सिंह के द्वारा दिखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला बार आपको किसी और 12 मतलब उस 4 के अलावा किसी और 8 से भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट किंग परवार सेन, ठीक है, परवार सेन के बारे में पूछा गया है। तो वो वकाटका वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये सही है। उनका समाज उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक वैसे था, ये भी सही है। पिता राजा विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी बना, तो संस्थापक थे विंध्य शक्ति, लेकिन वास्तविक संस्थापक परवार सेन को हम लोग मानते हैं। उनका अलग पुराण में मिलता है, जी हाँ, पुराण में उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसके बारे में जिक्र है। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वकाटका वंश के थे, ठीक है। तो वकाटका वंश जो था, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने, लेकिन परवार सेन इसके रियल फाउंडर का माने जाते हैं, ठीक है। रियल फाउंडर जो है वो परवार सेन माने जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले वकाटका शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली थी, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। और पुराणों में इन्हें प्रवीरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका क्षेत्र था वो अभी के बुंदेलखंड से लेकर के दक्कन तक विंध्य क्षेत्र में स्थित था, मतलब बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद के क्षेत्र तक ये स्थित था, ये जो है विंध्य के क्षेत्र में था, ठीक है। तो परवार सेन के बारे में ध्यान रखना, वकाटका किंगडम के थे जिसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने, उनके पुत्र थे ये, ठीक है। तो इनके बारे में स्टेटमेंट सही है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इससे क्वेश्चन पूछा सकता है, आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। अब देखिए हुना किंग तोरामना जो हुना किंग थे, इनको किसने डिफीट किया था? ओली कोरा किंग। क्या नाम था इनका? इनका नाम था प्रकाश धर्मन। तो प्रकाश धर्मन नाम के ओली कोरा किंग ने हुन किंग तोरामन को हराया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एरान अभिलेख जो है, एरन इंस्क्रिप्शन जो है
उससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि हुन राजा तोरामन को औलिकर नरेश प्रकाश धर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग देख लेते हैं हुन जो शासक तोरामन थे उनको इन्होंने पराजित किया था। अब देखिए स्कंदगुप्त ने उनको पराजित किया था और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वापस से उन्होंने गंगेटिक वैली में आक्रमण किया था। और इस बार जो तोरामन जो थे, ये देखिए तोरामन जो थे हुन के शासक, वो इस बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और उन्होंने ये जो ईरान इंस्क्रिप्शन है वो उन्हीं का जिक्र उसके बारे में जिक्र करता है। और उसमें ये लिखा गया है कि तोरामन ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मिहिरकुल को। ठीक है, और उनको हराते हैं कौन? औलिगारा किंग प्रकाश धर्मन। ठीक है, प्रकाश धर्मन को वो हराते हैं। तो ये प्रकाश धर्मन का ध्यान रखना है नाम। ठीक है, तो प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया जाता है और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद वापस से गंगा वैली पे वो लोग आक्रमण करते हैं। देखिए हुन का जो ये है वो नॉर्थ वेस्ट से वो गंगेटिक वैली में आक्रमण कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो ईरान में जो वराह बोर का प्रतिमा है, ईरान इंस्क्रिप्शन, इसमें इसके बारे में जिक्र है। ठीक है, इसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये प्रकाश धर्मन का नाम ध्यान रखेंगे। औलिकारा किंग थे जिन्होंने हुन शासक तोरामन को हराया था। ठीक है, और तोरामन जो हुन शासक थे उनके पुत्र कौन थे? मिहिरकुल। ठीक है, मिहिरकुल उसके बाद अपना उसको उत्तराधिकारी माने थे। उससे पहले स्कंदगुप्त ने उनको हराया था। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। और ईरान इंस्क्रिप्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जो कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग देखा। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो और भी कुछ टॉपिक्स है, जो मिसलेनियस टॉपिक है, उसको देखेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद का टॉपिक जो है मेडाइवल हिस्ट्री को। ठीक है, तो तक के लिए धन्यवाद।